तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हिंदी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के हुकुम का इक्का यानी कि प्रोबेबिलिटी। बच्चों, प्रोबेबिलिटी का वेटेज है 8 मार्क्स और ये नॉन कैलकुलस है, यानी कि कैलकुलस में अगर आपकी कमांड नहीं भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझकर हम आसानी से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जैसे ही हम नाम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, आपके माइंड में एक बहुत ही छोटा सा सस्ता सा चैप्टर आ जाता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला था, कुछ बहुत ही आसान इजी से कॉन्सेप्ट थे। लेकिन 11th क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बदली बदली सी नजर आई थी। लेकिन बच्चों, क्लास 12th में आपको पढ़ना है एडवांस लेवल पे प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी है तो वही, लेकिन इसे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आपको समझना है। तो हम क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के पहले आपने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बहुत ही सीरियसली इस चैप्टर को नहीं लिया था। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें जो हमारी दो एक्सरसाइजेज हैं, 13.1 एंड 13.2, इन दोनों ही एक्सरसाइजेज में हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे: कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। इन पे बेस्ड हमारी दो एक्सरसाइजेज हैं, 13.1 एंड 13.2। उसके बाद जो मेन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, जहां से बड़े क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, वो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड द सबसे इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम। कुछ लोग इसे बायस थ्योरम भी कहते हैं, लेकिन हम इसे बेस थ्योरम कहेंगे। बेस थ्योरम पे बेस्ड है हमारी 13.3 एक्सरसाइज। और उसके बाद अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, और उसकी हेल्प से मीन एंड वेरिएंस निकालना, पीडीएफ एंड मीन एंड वेरिएंस निकालना। यहाँ से भी आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। जैसे कि आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आना तय है। उसके बाद जो 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स बचते हैं, उससे आपका 2 मार्कर भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ वेल डिसाइडेड है कि वो 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि बेस थ्योरम से 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है, लेकिन मीन का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत लेंदी जाता है, तो वो भी आपका 5 मार्क का आ सकता है। तो बच्चों, ये जो है सिलेबस है प्रोबेबिलिटी का। देखिए, कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद ना कोई भी क्वेश्चन बस आधे पेज का होगा, उतने में ही आपका सब कुछ निपट जाएगा। बहुत जल्दी ही समझ पाओगे, बहुत जल्दी ही सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट से समझना होगा, स्पेशली तब जब आपने अब तक प्रोबेबिलिटी पहले की जो क्लासेस हैं वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी अगर ध्यान से नहीं पढ़ी थी, अगर आपको कार्ड्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, अच्छा खासा क्या, कुछ भी नॉलेज अगर नहीं है, तो बस ज़रूरत ये है कि इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया जाए, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन बच्चों, अगर आपको 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी पूरी अच्छे से आती है ना, तो इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हो और सीधे जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए या क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट किया वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो को हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके और टाइम आपका बच सके। लाइव में हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन जो टॉपिक हम आपको पहली बार पढ़ाएंगे उसे हम रिकॉर्ड ही करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो बात करते हैं डेफिनेशन की। बच्चों, कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आज ऐसा होगा, इतने परसेंट चांस है कि ये हो जाएगा, यानी बोलचाल में हम जिस चीज़ को पॉसिबिलिटी कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज इज प्रोबेबिलिटी। तो कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कह देना कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है पॉसिबिलिटीज का। आज 15% चांस है कि बारिश होगी, तो 15% यानी 15/100, इस रेशो को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी एक रेशो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का। जो चीज़ फेवर में है उसे ऊपर रखना है और टोटल को नीचे रखना है। अगर कोई कहता है कि 15% चांसेस हैं कि बारिश होगी, 15% यानी कि 15/100, तो ये 15/100 हो गई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आप किसी भी पॉसिबिलिटी को रेशो में लिखते हो, वो प्रोबेबिलिटी है। तो आपने इंट्रोडक्शन में यानी कि क्लास 10th तक प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा था,
चलिए जल्दी से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी एन ई अपॉन एन एस। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, यूज की थी क्वेश्चंस में। और जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं एक नाम बार बार आता है, आउटकम। भाई ये आउटकम क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में, प्रोबेबिलिटी में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, किसी बॉल को सेलेक्ट करेंगे, या फिर डाइस को थ्रो करेंगे, या कार्ड निकालेंगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमें प्रोबेबिलिटी में करने हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आता है, जो चीज़ आ सकती है, जो रिजल्ट होता है, उसे कहते हैं आउटकम। तो हम क्या कहेंगे कि रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे आउटकम कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट, लेकिन बच्चों प्रोबेबिलिटी में हर एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। हर एक एक्सपेरिमेंट की तुम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। प्रोबेबिलिटी हम उसी की निकाल सकते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट कोई प्रिडिक्ट ना कर सके। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट कोई भी प्रिडिक्ट ना कर सके कि क्या ही आएगा। जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि या तो हेड या तो टेल में से कुछ आ सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हेड ही आ जाएगा, हो सकता है टेल आ जाए। तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट, हेंस इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट कोई भी ना बता सके, प्रिडिक्ट ना कर सके। ठीक है, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग को एक्सपेरिमेंट मिलेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होंगे। सैम्पल स्पेस, ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो जो आ सकता है, जो जो आउटकम्स होते हैं, अगर उन आउटकम्स को आप एक सेट में रख देते हो, अगर आप सारे आउटकम्स को एक सेट में रखते हो तो वो जो सेट तैयार होगा उसे कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो व्हाट इज सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो जो आ सकता है, उसे एक सेट में सजा दो, उस सेट को कहते हैं सैम्पल स्पेस। मान लीजिए बच्चों कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने क्या किया कि डाइस को रोल कर दिया, किसी ने एक पासा फेंक दिया। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। अब अगर इसे हम एक सेट में लिख दें तो ये जो सेट तैयार हुआ है ये है सैम्पल स्पेस। किस एक्सपेरिमेंट के लिए? व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, सैम्पल स्पेस बनाइए। किसने कह दिया कि 2 कॉइन को टॉस किए, बताइए कि सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो या तो पहले वाले में हेड आया होगा, दूसरे वाले में भी हेड आया होगा, यानी एच एच एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी हो सकती है पहले में तो हेड आए लेकिन दूसरे में टेल आ जाए, फिर टी एच, और फिर लास्ट वाला हो सकता है कि दोनों में टेल ही आ जाए। इससे ज़्यादा कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बना है ना बच्चों, ये जो बना है, ये सारे आउटकम्स हैं। ये एक आउटकम है, दूसरा आउटकम है, तीसरा आउटकम है, चौथा आउटकम है। इस सारे आउटकम्स को मैंने सेट में रख दिया तो बन गया सैम्पल स्पेस। तो ये है सैम्पल स्पेस। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर हम क्लास 10th के क्वेश्चंस ले जो आपने पढ़े थे, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपने पढ़े थे, तो कुछ ऐसा पढ़ा था कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। मान लीजिए किसी ने क्या किया कि 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स शोड हेड्स? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स में हेड आ जाए? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स हम लोग ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए है? 2 हेड्स की चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? ये सब चीज़ आ सकती है। इस सैम्पल स्पेस है, ये पहले बनाना पड़ेगा। तो 2 हेड आ सकते हैं, ये सब आ सकता है ना। तो 2 हेड कितनी बार है? 1 बार है। तो चूंकि हमें जो चाहिए है वो 1 बार है इस पूरे आउटकम्स के सेट में, और टोटल कितनी चीज़ें आ रही हैं? 1 2 3 4, 4 चीज़ें हैं, तो 1/4। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की चाहिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। जो चाहिए वो कितनी बार फेवर में है वो और टोटल नीचे रखना है। तो इस एग्जाम्पल में हमने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली तो कितनी आ गई? 1/4 आ गई। इसी तरह से अब और क्लियर करते हैं। अगर कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 1 हेड सिर्फ एक ही हेड चाहिए, तो 1 हेड 1 2 बार हैं 2, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दें और कह दें कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कॉइन शोज हेड?
या नो हेड, एक भी बार हेड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब भी हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये 4 चीज़ों में से कुछ आ सकता है, 1 2 3 4, है ना। तो एक भी टेल नहीं हो, एक भी हेड नहीं हो, ऐसा कितनी बार हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो एक भी हेड नहीं है ऐसा तो एक ही बार हो रहा है, 1 बार। तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नो हेड कितनी बार है इस पूरे में, एक बार है, 1 2 3 4 4, 1/4। अब किसी ने एक बॉल निकाली इस बॉक्स में से जिसके अंदर 2 रेड, 1 वाइट, 3 येलो एंड 4 ग्रीन बॉल्स हैं। किसी ने इस बॉक्स में से एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड होगी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेशो होती है, जो चीज चाहिए वो कितनी बार है अपॉन टोटल, रेशो होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो तुम्हें अगर रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल कितनी है, गिन लो, 1 2 2 है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बताइए इसमें कितनी टोटल बॉल्स हैं, 4 3 7 8 9 10 बॉल है टोटल, 1/5। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस क्लास 10th में किए थे। इसी क्वेश्चन में किसी ने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो निकाली हुई बॉल है वो एक ग्रीन बॉल है। तो कितनी ग्रीन बॉल है इसमें, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, अपॉन टोटल कितने बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं, डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 2/5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपने 10th लेवल पे पढ़े थे। और अब जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो सबसे बड़ा टेंशन होता है बच्चों को कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कभी भी पहले कार्ड्स नहीं खेला है और कार्ड के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, कार्ड्स की बात करते हैं। बच्चों जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो ताश की गट्टी होती है, जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में 4 अलग अलग तरह के सूट्स यानी कि ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन 4 ग्रुप्स के नाम होते हैं स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। अब इन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। ब्लैक कार्ड में स्पेड और क्लब आता है, यानी कि 13 स्पेड के कार्ड्स होते हैं और 13 क्लब के कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 13 + 13 कितना हो गया, 26 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 26 कार्ड ब्लैक होते हैं जबकि 26 कार्ड रेड होते हैं। रेड में कौन कौन होता है, 13 डायमंड के कार्ड होते हैं और 13 हार्ट होता है, 13 + 13 26। तो ये इन 52 कार्ड्स में से हम कह सकते हैं कि पहला ग्रुप होता है स्पेड, इसके कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। दूसरा ग्रुप होता है क्लब, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तीसरा ग्रुप होता है डायमंड, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। फिर हार्ट में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स में किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, चलिए बात करते हैं। इन सारे 13 कार्ड्स में से सबसे पहला 1 नंबर का कार्ड होता है एस यानी कि इक्का। तो पहला कार्ड जो कि नंबर 1 कार्ड होता है वो होता है एस यानी कि इक्का। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके कहाँ तक कार्ड्स होते हैं, 10 तक के कार्ड्स होते हैं जिसमें नंबर लिखा जाता है, ये कहलाते हैं नंबर कार्ड। इन सब में 10 कार्ड कैसे होते हैं, नंबर कार्ड्स। पहले नंबर के कार्ड को एस यानी इक्का कहते हैं, फिर 2 3 4 ऐसे 10 तक कैसे होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 10 कार्ड तो हो गए 13 में से। अब जो 3 कार्ड्स होते हैं उसमें फेस बना रहता है, वो बहुत स्पेशल खास कार्ड्स होते हैं। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। किंग, क्वीन, जैक ये 3 फेस कार्ड हुए और 10 नंबर कार्ड्स हुए। तो 10 + 3 कितना हो गया, 13। यानी हर एक कार्ड में 13 पत्ते इसी टाइप के होते हैं, 1 से 10 तक के नंबर कार्ड्स और 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन एंड जैक। बादशाह, बेगम और गुलाम। और जो 1 नंबर का कार्ड है एस, इसे इक्का कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिचुएशन हर एक कार्ड में होती है, चाहे हम स्पेड की बात कर ले, चाहे हम डायमंड की बात कर ले, सब में एक जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। हर एक कार्ड का स्पेशल पिक्चर होता है। हार्ट दिल जैसा होता है, डायमंड लाल ईंट भी कहते हैं इसे, और ये ऐसे रोम्बस के शेप का होता है। हर एक में क्या होता है,
एक एस होता है, फिर 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं, एक किंग होता, एक क्वीन होता और एक जैक होता, सब में एक जैसी सिचुएशन होती है। तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया है। अब बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल किंग कितने हैं, टोटल क्वीन कितनी है, जो हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ना है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, अब उसकी बात करते हैं। जो अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने कार्ड्स होते हैं, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, कितने रेड कार्ड्स होते हैं 26। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26। नंबर ऑफ किंग, किंग कितने होते हैं, सबका एक एक किंग होता है, एक स्पेड का किंग होगा, एक डायमंड का किंग होगा, एक क्लब का किंग होगा, एक हार्ट का किंग होगा, सबका एक एक किंग होता है। तो टोटल कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। नंबर ऑफ क्वींस, अब किंग 4 है तो क्वीन भी तो 4 ही होगी। नंबर ऑफ एसेस, सबके एक एक एस होते हैं, सबके एक एक इक्की होते हैं इन सबके, तो नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ फेस कार्ड, जिसपे फेस बना होता है, किंग क्वीन एंड जैक, बादशाह बेगम और गुलाम, ये होते हैं आपके फेस कार्ड। तो 3 3 करके सबके 3 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 4 3 12, तो 12 होते हैं आपके फेस कार्ड। नंबर ऑफ स्पेड, स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। नंबर ऑफ क्लब 13 होते हैं। नंबर ऑफ हार्ट्स 13 होते हैं। नंबर ऑफ डायमंड 13 होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ, अगर आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ रेड किंग, तो टोटल तो 4 किंग होते हैं, लेकिन रेड में 2 किंग होते हैं, तो नंबर ऑफ रेड किंग 2। नंबर ऑफ ब्लैक किंग 2। तो अब मान लीजिए कि 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उस पे बेस कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ने 52 कार्ड के पत्तों में से एक पत्ते को निकाल लिया है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, दो चीजों का रेशियो होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो किंग जो है पत्ते में, गड्डी में कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स द किंग्स आर देयर, हाउ मेनी किंग्स आर देयर, 4 किंग है, तो नंबर ऑफ किंग्स अपॉन टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका 1/13। तो ये था पहला क्वेश्चन 10th लेवल का कि एक कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा, 1/12। फिर अगला क्वेश्चन, किसी ने 52 कार्ड्स के डेक में से एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एस ऑफ अ स्पेड, यानी कि हुकुम का इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए टोटल हुकुम के इक्के कितने होते हैं, हुकुम का इक्का यानी कि स्पेड में कितने एस होते हैं, कितने एस होते हैं, एक ही होता है। तो पूरे गड्डी में से हुकुम का इक्का यानी कि एस ऑफ स्पेड एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 1/52। तो ये इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई पूछता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ फेस कार्ड। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 12/52। तो अब इसे हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 3 जा एंड 4 13 जा, तो 3/13 ये फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन अब बात करते हैं कि हमें इसमें एडवांस क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कार्ड्स के बारे में जिसकी ज़रूरत आपको 12th में भी पड़ती है। तो ये बात हुई क्लास 10 तक की प्रोबेबिलिटी की। बच्चों अब बात करते हैं क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 11th में मोस्टली सैंपल स्पेस और इवेंट्स की बात की गई थी। जैसे कि आपने सैंपल स्पेस पढ़ लिया है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने सारे आउटकम्स होते हैं उन सब का सेट ही होता है सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, सारे के सारे इवेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं, वैसे मैथमेटिकली चाहे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इवेंट इन प्रोबेबिलिटी आर अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस होता है उसका सबसेट, यानी कि उसमें से कुछ एलिमेंट लेके, चाहे मैं अकेला इसको लेके बना सकती हूँ, ये एक इवेंट हो जाएगी। लेकिन कैसे, अब ये कैसे इवेंट है हम इसको समझते हैं। तो सैंपल स्पेस में हमने अगर एक एक्सपेरिमेंट किया है, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया है, तो क्या क्या आ सकता है ये सब लिखा हुआ है, दिस इज सैंपल स्पेस। अब इसमें से पहला ये, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गेटिंग 2 हेड, किसी एक्सपेरिमेंट में 2 हेड्स का आना ये एक इवेंट हो सकती है। अब इन दोनों को, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कैसे इवेंट है। अब हम अगर बोले कि गेटिंग टेल इन द सेकेंड कॉइन, पहले में
हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, ये एक इवेंट हो सकती है। इन दोनों को हम एक इवेंट बना सकते हैं। गेटिंग टेल इन एग्जैक्टली वन कॉइन, कम से कम मतलब एकदम एक ही कॉइन में टेल आए, ऐसी इसकी इवेंट क्या हो सकती है, तो ये दोनों आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम एक और इवेंट को डिफाइन करते हैं कि गेटिंग टू टेल्स, दो टेल आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये इसमें हो सकता है। तो ये सब इवेंट्स होती हैं। तो और अच्छे से समझाते हैं, सर्टेन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ सर्टेन, कोई फिक्स्ड, कोई निश्चित, कोई श्योर आउटकम को ही हम लोग इवेंट कह सकते हैं। इवेंट को एक लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको, अ डाइस इज रोल्ड, किसी ने एक डाइस को रोल कर दिया है। एन इवेंट, अब एक इवेंट की बात कर रहे हैं लोग, क्या, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो फिर इस इवेंट में क्या क्या आएगा भाई, प्राइम नंबर जो है, एक इवेंट इन्होंने डिफाइन की है कि इवेंट है प्राइम नंबर का आना। तो आप जानते हो कि डाइस में कौन कौन प्राइम नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये 3 ही प्राइम नंबर्स होते हैं डाइस में, है ना। तो ये जो सेट तैयार होगा ये एक इवेंट है। 11th में इसी चीज़ों को उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया था, ठीक है। अब इवेंट्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि सिंपल इवेंट, एक ऐसी इवेंट जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, वो एक सिंपल इवेंट होती है। जैसे कि अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स गेटिंग अ किंग, किंग का आना एक सिंपल इवेंट हो सकता है। या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स मतलब HH, बस एक ही है होगा उसमें, उस इवेंट में कौन आएगा उस समय, HH बस आ जाएगा। तो ये हो गया एक सिंपल इवेंट। दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट मतलब ऐसी इवेंट जिसमें कि एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। जैसे हम कह दें कि अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, उस टाइम पे कौन कौन आ जाएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा, क्योंकि कम से कम एक टेल होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो फिर ये 3 आ जाएंगे। तो इस इवेंट में 1 2 3 मेंबर हैं, सो इट इज़ कंपाउंड इवेंट। ओके, तो इवेंट के बारे में हमें समझाया गया था क्लास 11th में। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको अभी जाननी है 12th में, ये कंटिन्यू रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट आपको समझ आ गया। अब इवेंट अगर 2 हो, अगर 2 इवेंट्स हैं A एंड B, ये 2 इवेंट्स होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कब, they are mutually exclusive if occurrence of one opposes the other, यानी अगर ऐसी इवेंट्स हैं जो एक साथ हो ही ना सके, अगर एक इवेंट हुई है तो दूसरी नहीं हो सके, 2 ऐसी इवेंट जो एक साथ कभी नहीं हो सकती, वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया गया, हेड आना एक इवेंट है, टेल आना दूसरी इवेंट है। क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कॉइन को टॉस किया और हेड और टेल दोनों आ रहे हैं, तो संभव नहीं है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो गेटिंग हेड एंड टेल, ये एक म्यूचुअल, ये दो जो इवेंट्स है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ अ डाइस इज रोल्ड गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, गेटिंग इवन नंबर मतलब क्या क्या आएगा उसमें, इवन नंबर यानी 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ऑड नंबर यानी कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। तो ये जो 2 इवेंट्स हैं, ये आपस में एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर डाइस में इवन आ रहा है तो उस टाइम पे ऑड कभी नहीं आ सकता। तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कभी एक साथ नहीं हो सकते, ऑकरेंस ऑफ वन अपोजेस द अदर, एंड मैथमेटिकली कह सकते हैं जिनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 हो, ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। और अगर दोनों के इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो वो 0 होगी डेफिनेटली। तो ये सब हमने पढ़ा था क्लास 11th में। क्लास 11th में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपने पढ़ी थी, यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी, जो हमने क्लास 11th में इंपॉर्टेंट और अलग चीज़ पढ़ी थी। उसे समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिया है, 3 balls are drawn at random from a box of balls containing 4 red 5 blue and 2 white balls, find the probability that। कोई बॉक्स है जिसमें कि 5 ब्लू बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं। किसी ने क्या किया है कि 3 बॉल को निकाला है। याद रखिए बच्चों, अगर बॉल एक ड्रॉ की गई है तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करना है। कॉम्बिनेशन का यूज़ तब होगा जब एक से ज़्यादा सिलेक्शन होगा। आप जानते हो कि जब हम n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसे NCR कहते हैं।
लेकिन अगर सिलेक्शन एक बॉल का हुआ है तो कॉम्बिनेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, बॉल सेलेक्ट की गया है, कार्ड सेलेक्ट किए गए हैं, फ्रूट सेलेक्ट किए गए हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ कहते हैं कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स इन्होंने ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते हैं कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, तो देखो टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल कितने बॉल्स है, 5 और 2 7, 7 4 11, टोटल 11 बॉल्स है। टोटल 11 बॉल्स में से 3 बॉल्स कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं? टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग बॉल्स 11C3, क्योंकि 11 है टोटल, तो 11 और कितना सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आर हो जाएगा। तो 11C3 इज द टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, कुल तरीके जो है सेलेक्ट करने के वो 11C3 हो जाएंगे। अभी कह रहा है कि ऑल 3 आर रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है 11C3। अब तीनों बॉल रेड आ जाएं, 3 बॉल ली गई है, तीनों रेड आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो तीनों रेड तो तब आएंगी जब इस 4 रेड में से ही तुम सेलेक्ट करोगे। तो 4 रेड में से 3 रेड सेलेक्ट करने के तरीके क्या है? 4C3, तो 4C3 अपॉन 11C3, ये तीनों रेड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें समझ आया ये क्वेश्चन, ये आप ऐसा पढ़ चुके हो 11th में। ऑल 3 ऑफ डिफरेंट कलर, ये कहता है कि 3 बॉल लिए हैं, तीनों बॉल अलग अलग कलर की हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटी तो यही होगी 11C3, 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके। अब 3 कलर जो बॉल्स हैं तीनों डिफरेंट कलर की हो, ये तब पॉसिबल है जब एक बॉल रेड हो, एक ब्लू हो और एक वाइट हो। तो एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4C1, ब्लू कितने हैं 5 में से एक सेलेक्ट करने के तरीके 5C1, और वाइट कितने हैं 2 वाइट में से एक सेलेक्ट करने के तरीके 2C1। तो ये तरीका जो है इनटू करने का, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, ऐड क्यों नहीं? क्योंकि ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ये सब इकट्ठा हो रहा है। जब इकट्ठा हो रहा होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सब एक एक कलर की हो गई और टोटल कितना हो गया 11C3। तो ये हो गया जब सारे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर लास्ट क्वेश्चन है 2 वाइट एंड 1 ब्लू, 3 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल तरीके 11C3, अब 2 वाइट चाहिए, 2 वाइट, अब वाइट कितने हैं, वाइट 2 ही तो हैं, तो 2C2 इंटू 1 ब्लू, एक बॉल ब्लू चाहिए, तो ब्लू कितना है 5 है, 5C1। तो ये हो गया 2 वाइट और 1 ब्लू की वेज। अब आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि इसी क्वेश्चन में 3 बॉल सेलेक्ट की गई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों है वो ब्लू हो, तो तुम क्या देखोगे कि भाई ब्लू बॉल कितने हैं? ब्लू बॉल 5 हैं, 5 में से तीनों ले लेना है, तब कहीं जाके तीनों ब्लू आएंगी। तो 5C3 अपॉन टोटल 11C3, ये आंसर हो जाएगा। तो बस इतनी ही कहानी है अब तक की प्रोबेबिलिटी की, जो हमने अब तक पढ़ा है क्लास 9 से लेकर 11 तक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अब हमें क्या पढ़ना है। एडवांस प्रोबेबिलिटी में आपको टाइप्स ऑफ इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से वो लोग चालू करते हैं। पहला टॉपिक जो क्लास 12th का है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक क्लास 12th का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि हमने जान लिया है कि यार ये इवेंट्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये 2 इवेंट्स हैं, ए और बी कोई 2 इवेंट्स हैं। ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं कि इसमें से बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। तो किसी इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस। ये जो 2 इवेंट्स है ना, ये कुछ ऐसे होना चाहिए कि एक ही सैम्पल स्पेस के पार्ट होने चाहिए। ये नहीं कि एक किसी एक स्टोरी में होना चाहिए, बी कोई दूसरी स्टोरी में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही एक्सपेरिमेंट में ये दोनों इवेंट्स होने चाहिए। तो अगर हमें ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि बी इवेंट पहले से ही हो चुका है, अगर बी इवेंट पहले से ही हो चुका है तो ए के बाद में होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर बी इवेंट पहले से ही हो चुका है और उस बी के होने के बाद ए इवेंट हो रहा है, इसको कहते हैं ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे लिखते हैं, ए बाई बी से, जो पहले ही हो चुका है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड यानी पहले से हो चुका है,
इज डिनोटेड बाई, तो पी बी नॉट जीरो, लेकिन याद रहे कि जो बी इवेंट पहले से हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि बी पहले ही हो चुका है, इज डिनोटेड बाई पी ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब बी पहले इवेंट हो चुकी है और उसके होने के बाद ए हो रहा है, इसको कहते हैं ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए बाई बी लिखा है, समझ जाना दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। एंड अगर कभी बी बाई ए लिखा है, इसका मतलब अभी ए पहले हो चुका है और उसके बाद कौन हो रहा है, बी हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन पी ए इज नॉट जीरो। तो समझ आया कि हम अभी तक पी ए, पी बी, पी ई, पी एफ, पी सी ऐसा कुछ पढ़ रहे थे 11th क्लास तक, लेकिन 12th में अचानक हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला भी सीन समझ में आ गया। तो ये पता चला कि ए बाई बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो तुम इसे समझोगे कि जो डिनोमिनेटर में वो इवेंट पहले ही हो चुकी है और उसके बाद ए हो रही है, इसे कहते हैं ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर बी बाई ए लिखा है मतलब बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये मीनिंग समझ में आ गई। अब पूरी दो एक्सरसाइज में, पूरी बड़ी बड़ी दो एक्सरसाइज में तुम्हें ऑलमोस्ट यही करना है, यही निकालना है। अब इसे निकालने का फॉर्मूला आपको देता है एक थ्योरम, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कहती है कि भाई अगर आपको कोई दो इवेंट ए और बी दी हुई है जो कि एक ही सैंपल स्पेस से रिलेटेड है, ली गई है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ द सेम सैंपल स्पेस, और अगर तुम्हें उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करना। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है पी बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, पी ए बाई बी लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से पी ए बाई बी निकालना चाहूँ तो क्या होगा, पी ए बाई बी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये है फॉर्मूला किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है तुम समझ चुके हो यहाँ से, लेकिन एक फॉर्मूला चाहिए जिससे हमें क्वेश्चंस करना हो। तो ये हियर इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जिससे तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालोगे जबकि बी पहले ही हो चुकी है। अब मान लो तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, यानी कि बी बाई ए निकालना है, तो तुम इसी फॉर्मूले का यूज कर लोगे। छोटा सा चेंज आएगा। देखिए होता क्या है कि डिवाइड उसका करते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है, बी नीचे है तो बी से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे ए नीचे है तो तुम क्या करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो यही फॉर्मूला इसमें बदल जाएगा, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये तैयार हो गया है। और ये जो फॉर्मूला है ये कौन देता है, ये आपको देता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो जैसे कि सिलेबस में आप देखते होंगे प्रोबेबिलिटी के कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब कोई एक थ्योरम नहीं पढ़नी है, ज्योमेट्री की या डिफिकल्ट थ्योरम नहीं पढ़ती है। ये थ्योरम आपको एक फॉर्मूला देता है जिसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किन्हीं भी दो इवेंट्स की। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया हो। चलिए अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ रूल्स, कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। रूल नंबर 1, अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है, जिनमें से अगर एक होगी तो दूसरी कभी नहीं हो सकती। ऑकरेंस ऑफ वन अपोजेस द अदर, एक का होना दूसरे को अपोज करता है। तो अगर ऐसे इवेंट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0। और फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो 1 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड रूल एडिशनल लॉ, एडिशन लॉ। सेकेंड रूल एडिशन लॉ, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और ये सिर्फ तब होगा जब ये A और B कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब। रूल नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी फॉर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के लिए A माइनस बी का मतलब होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, और इस समय ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, कोई भी दो इवेंट होंगी, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो इंटरसेक्शन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड 4, ये एक्चुअली इसी का ओरिजिनल फॉर्म है। मैंने कहा था कि ये तब होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं, नॉर्मल इवेंट है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। आते हैं हम लोग फिफ्थ रूल में,
ए बी सी अगर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो जाएगा। अगला रूल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और 7th रूल है पी ए यूनियन बी बाई एफ, मतलब कि अगर ए की जगह ए यूनियन बी आ जाए और यही वाला रूल लगाना हो, कौन सा रूल लगाना हो, तो फिर हम लोग ए यूनियन बी अपॉन एफ में होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जो यूनियन का रूल होता है ना, यूनियन का रूल क्या होता है, यूनियन का रूल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो लग वही रहा है, लेकिन चूंकि अपॉन एफ है, मतलब एफ पहले हो चुकी है इवेंट, तो सबके नीचे एफ एफ लगा देना है, ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। फिर उसके बाद पी ए डैश अपॉन बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर ए के ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी ए बाई बी। पी ए डैश अपॉन बी इज 1 माइनस पी ए अपॉन बी। चलिए अब हम करते हैं सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात, जिससे कि आपकी जो अगली 2 एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत आसान होने वाले हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक के होने से दूसरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए इवेंट हो रही है तो बी को उससे फर्क नहीं पड़ता, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उस टाइम पे क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए। अगर बी इवेंट पहले हो चुकी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता ए को, ए अपॉन बी इज पी ए। तो अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, जो हमने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था। कौन सा फॉर्मूला, ए अपॉन बी का मैंने जो ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इस फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। कैसा चेंज, चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बताया था। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है तो ए अपॉन बी पी ए हो जाएगा, तो पी ए यहाँ रख दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि मतलब ये समझ में आया कि अगर कोई कहता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी अगर 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो साबित हो जाएगा या प्रूव हो जाएगा कि वो इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हैं सारे रूल्स जिस पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और कह रहा है कि पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई निकालिए। हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि पी ए अपॉन बी होता है पी ए प्लस पी बी अपॉन पी बी। तो अगर ई अपॉन एफ निकालना है तो ई अपॉन एफ होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो तुम्हें चाहिए इंटरसेक्शन दोनों का जो कि 0.2 दिया हुआ है, और पी एफ चाहिए जो कि दिया है 0.3। दोनों का डेसिमल सीधे हट जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। तो पहला ई बाई एफ है 2/3, तो पी एफ बाई ई हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, यानी कि इनका इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया है, 0.2, और पी ई दिया है 0.6, यानी कि डेसिमल हटाइए 2/6, यानी कि 1/3 इज आंसर। देख सकते हैं कि सिर्फ हमने जो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पी ए यूनियन बी, जबकि 2PA इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13। हमें निकालना है यूनियन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यूनियन निकालना है और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो पहले हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए 2PA इज इक्वल टू 5/13, यानी PA कितना हो जाएगा, 5/2 जाएगा उधर 26, एंड P ऑफ B तो दिया हुआ है 5/13 ही, और A बाई B कितना दिया है 2/5। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए। हमने क्या पढ़ा है, एज PA बाई B हमने पढ़ा है PA इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ये पढ़ा है ना अपन ने। तो इसमें रख दो वैल्यू, A बाई B अपन का 2/5 है, यहाँ रख दो, और यहाँ से तुम निकाल लो इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B निकाल लो, और PB कितना दिया, 5/13 दिया है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा क्या,
ए यू इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल, 2/13। तो तुम्हें अब इंटरसेक्शन मिल चुका है। नाउ देखिए इंटरसेक्शन तो यहाँ पूछा नहीं था, लेकिन इंटरसेक्शन के बिना यूनियन नहीं मिल सकता है। तो अब तुम लगाओ वो फॉर्मूला, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद आया फॉर्मूला, अभी डिस्कस किए थे। चलो रख दो इसमें। पी ए कितना दिया है, व्हाट इज पी ए? पी ए दिया है 5/26, पी बी कितना दिया हुआ है 5/13, इंटरसेक्शन कितना दिया है 2/13। ठीक है, तो ये आप सब कुछ रख दिए हैं। अब अपन लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। 26 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आएगा 5, इन सब में 2 का इंटू होगा, तो होगा 10 माइनस 4 6, 11/26। तो यूनियन जो कि इस क्वेश्चन में निकालना था उसका आंसर आ रहा है आपका P ऑफ A यूनियन B इज 11/26। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। बस छोटे से फॉर्मूले जो मैंने फॉर्मूले बताए ना, बस उसी में यूज करना है, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन हैं। उसमें हमें एक लाइफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, उसे समझना है और इन सारे क्वेश्चंस में हमें E/F निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 9। ये कहते हैं कि अगर मदर, फादर और सन को लाइन अप कर दिया जाए रेंडमली, अगर मदर, फादर और सन तीनों लोग को लाइन पे बैठा दिया जाए, तो इन्होंने कहा है कि ई एक इवेंट है कि सन ऑन वन एंड, ई एक इवेंट है जिसमें कि सन किनारे पे बैठ रहा है, चाहे इस किनारे पे बैठे चाहे इस किनारे पे बैठे। एफ दूसरी इवेंट है जिसमें फादर मिडल पे हो। अब ये ई और एफ इवेंट इन्होंने डिफाइन कर दी है। अब कहता है कि आप निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जबकि एफ हो चुका है, यानी कि E/F ये निकालना है। तो E/F के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए PE इंटरसेक्शन F और PF चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे कि भाई अगर मदर, फादर और सन को एक लाइन अप कर दिया जाए, एक लाइन बैठाया जाए, तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो सैम्पल स्पेस होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट फादर रिप्रेजेंट स्मॉल f, मदर रिप्रेजेंट स्मॉल m एंड सन रिप्रेजेंट स्मॉल s। तो हम इसको लिख सकते हैं FMS, SMF। अब अगर हम s को बीच में रखें तो ये हो जाएगा MSF या FSM। हमने पहले क्या किया, m को बीच में रखा, फिर s को बीच में रखा, अब f को बीच में रखो तो क्या होगा SFM, MFS। तो ये ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इतनी ही तरीके हो सकते हैं जब आप 3 लोगों को बैठाते हो। तो आप गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो टोटल जो सैम्पल पॉइंट्स हैं, सैम्पल स्पेस में जो टोटल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। 6 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, सैम्पल स्पेस बनाया कि भाई अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे तो इसमें कितनी चीज़ें हो सकती हैं, ये है सैम्पल स्पेस। अब कहता है कि ई एक इवेंट है जिसमें सन मिडल पे हो, सॉरी वन एंड पे हो। तो ई इवेंट को बनाते हैं कि वन एंड पे सन कितनी बार है, वन एंड पे 1, फिर 2 और 3, ठीक है, और 4। ये 4 ऐसे हैं जिसमें कि सन वन एंड पे है। तो आप ई बना लो, FMS आएगा इसमें, जिसमें सन मिडल चाहिए, एक नहीं सॉरी सन जो है एक एंड पे चाहिए, चाहे पहले बैठ जाए चाहे बाद में बैठ जाए, जैसे कि ये। फिर ये SMF भी आएगा, फिर कौन आएगा, SFM आएगा और MFS आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा E। ठीक है, अब तुम बनाओ F। F क्या है कि फादर इन द मिडल, फादर मिडल में कितनी बार है इसमें, तो F को बीच में 2 ही बार रख सकते हैं। तो SFM और MFS ये है। अब हमें चाहिए इन लोग का इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F चाहिए तुम्हें। दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में कॉमन मतलब कि फादर मिडिल में भी होना चाहिए, और एक मिनट,
हाँ, फादर मिडिल में भी होना चाहिए और सन कॉर्नर में भी होना चाहिए। तो ऐसे तो ये दोनों ही दिख रहे हैं, इसमें भी सन जो है कॉर्नर पे है और फादर मिडिल पे है, तो ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कौन है, तो ये दोनों कॉमन है। कौन से? एस एफ एम और एम एफ एस। इसमें आप चाहो तो समझ सकते हो ऐसे कि कॉमन का मतलब जिसमें कि फादर मिडिल में हो और सन कॉर्नर पे हो, ऐसे दो लेना है, कॉमन होते हैं वो, तो ये कॉमन है। अब इसमें कितने पॉइंट्स है टोटल? इसमें टोटल कितने पॉइंट्स है? 2 है भाई, ठीक है। अब आप एनएफ में कितने पॉइंट्स है? एनएफ में कितने पॉइंट्स है? 2 ही थे, ठीक है। अब हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फॉर्मूला जो था वो क्या था भाई? इसमें निकालना है अपन को पी ई इंटरसेक्शन, नहीं, ई बाई एफ निकालना है। अब हमें निकालना है पी ई बाई एफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सही है, यही पढ़ा था अपन ने, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ फॉर्मूला होता है। तो ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, ये वाला निकाल रहे हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो टोटल कितने हैं? एनएस कितना है? एनएस 6 है ना, तो 2/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर पीएफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीएफ एनएफ अपॉन एनएस, तो 2 बाई टोटल कितना है? 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो ई बाई एफ इस केस में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चाहे आप ऐसे समझिए चाहे आप वैसे समझिए। तो ये आ गया तुम्हारा, क्या कहते हैं ये, तो इस क्वेश्चन में फादर मदर सन वाले क्वेश्चन में ये है ई बाई एफ। और ऐसे ही हमें 6 में 7 में 8 में सिचुएशन को समझना है और ये इस तरह से ई बाई एफ निकालना है। चलिए बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम दी है। क्या प्रॉब्लम दी है? एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। ये कहते हैं कि आप ये मान के चलिए कि किसी भी बच्चे का बॉय या गर्ल होना इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है, यानी कि अगर बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ऐसा ये कहते हैं। अगर एक फैमिली में जिसमें 2 चिल्ड्रन हैं, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the conditional probability that the boy both are girls? किसी एक फैमिली में जिसमें कि 2 चिल्ड्रन हैं, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल चाइल्ड होंगे? लेकिन क्या गिवन है? इफ द यंगेस्ट इज अ गर्ल, एंड दूसरी बार क्या गिवन है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। सबसे पहले क्या करते हैं? सैंपल स्पेस बनाते हैं कि भाई अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस फॉर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। क्या हो जाएगा इसका सैंपल स्पेस? जो पहले बच्चा हुआ है, जो पहले जो भी चाइल्ड हुआ है उसे हम कैपिटल से शो करते हैं, बाद में जो हुआ उसे स्मॉल से शो कर देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पहला वाला गर्ल हुआ हो और दूसरा भी गर्ल हो गया हो, ऐसा ले लेते हैं। पहला गर्ल हुआ हो और दूसरा बॉय हो गया हो। फिर ये हो सकता है कि पहला बॉय हो गया हो, दूसरा भी बॉय हो, या दूसरा बॉय हो, फर्स्ट बॉय हो और फिर सेकंड में गर्ल हो। या सैंपल स्पेस, दिस इज योर सैंपल स्पेस। भाई अगर 2 चिल्ड्रन की टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये चारों संभावनाएं हो सकती है। यानी एनएस हो गया तुम्हारा 4, एनएस कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। कहता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना भी कहते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो ले लेते हैं लेट ई क्या है? बोथ आर गर्ल्स। जिसकी तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे हम ई मान ले रहे हैं, बोथ आर गर्ल्स। तो फिर इसमें क्या क्या आएगा? कितने आएंगे? बोथ आर गर्ल्स। सैंपल स्पेस में देखो बोथ गर्ल्स कितनी बार है? एक ही तो बार है। तो इस इवेंट में सिर्फ एक ही मेंबर होगा। कौन सा? जी, मतलब पहले वाला भी गर्ल था, छोटा वाला भी गर्ल है, बड़ा वाला भी गर्ल है, ठीक है। इसके बाद इसने 2 पॉइंट्स दिए हैं कि यंगेस्ट इज गर्ल। अगर आप एफ लेते हो, यंगेस्ट गर्ल है, तो फिर इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। इसमें पहली बार एफ इसको लेना है, दूसरी बार एफ इसको लेना है। तो फर्स्ट वाले में जब आपका एफ क्या है, लेट एफ क्या है? यंगेस्ट इज
यंगेस्ट इज अ गर्ल। अगर छोटा वाला एक गर्ल है, इस इवेंट को इसने कहा है एफ। तो छोटा वाला मतलब जो बाद में हुआ है ना। तो बाद में आपको गर्ल कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। जी जी एंड बी जी, मतलब कि पहले गर्ल हुआ उसके बाद छोटा गर्ल हो गया, या बॉय हुआ फिर भी छोटी गर्ल हो सकती है। तो ये दो चीजें हैं जो एफ में आएंगी। तो इसमें कितने हैं, 1 2 2 हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है। अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अच्छा इंटरसेक्शन क्या होगा ई और एफ का। व्हाट इज ई एंड एफ का इंटरसेक्शन? दोनों के इंटरसेक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमें तो भाई ये दिखाई दे रहा है दोनों के इंटरसेक्शन में, जी जी। तो अपन लोग लिखेंगे इनके इंटरसेक्शन में है जी जी। अगर कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, तो तुम कहोगे एक कॉमन पॉइंट्स है दोनों में, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा लो, किसका फॉर्मूला? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PE बाई एफ इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F बाई PF। सही है, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं E इंटरसेक्शन F। तो इंटरसेक्शन में कितने मेंबर है, एक है, अपॉन टोटल कितने थे, 1 2, टोटल कितना था सैंपल स्पेस, 4 था ना। देखो अब अगर हम इसको फॉर्मूले PE इंटरसेक्शन F, तो मैं ऐसा कहूंगी NE इंटरसेक्शन F। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, NE अपॉन PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, अपॉन PF क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, ठीक है। तो यहां से भी आप चाहो तो NS काट सकते हो, वही हो जाएगा जो मैंने अभी आपको कहा था। तो ये आएगा इंटरसेक्शन में एक है 1 बाई टोटल 4 अपॉन F में कितने हैं, 2 हैं, 2 बाई 4। तो 1 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे और ये क्लियर होगा आपको चीज़ें। तो जब हम F लेके चलते हैं कि यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, उस केस में E बाई एफ आ रहा है 1 बाई 2। क्लियर है, लिख लीजिए इसको। वन ऑफ देम इज गर्ल। अब कहते हैं कि अगर आप एक कम से कम एक को गर्ल कहते हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल। आप कहते हैं कि कम से कम एक को अगर गर्ल मान के चल रहे हो, तो कम से कम एक गर्ल कहाँ कहाँ पे है, देख के बताइए। कम से कम एक, चाहे बड़ी चाहे छोटी। तो ऐसा तो जी में हो रहा है, जी बी में हो रहा है और बी जी में हो रहा है। इनको ये मतलब नहीं है कि छोटी वाली गर्ल है कि बड़ी वाली गर्ल है, कम से कम एक बार गर्ल होना चाहिए, 2 बार भी हो सकती है, ठीक है। तो एफ इसको मान के चलना है। और अब बताइए एनएफ कितना है, इसमें एनएफ 3 है। तो एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 बाई टोटल कितना है 6, यानी कि 1 बाई 2 हो जाएगी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ई बाई एफ निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। तो अब इसमें ई और एफ का इंटरसेक्शन में निकालना पड़ेगा। अब इनका इंटरसेक्शन क्या है, ई और एफ का, ई और एफ का इंटरसेक्शन तो जी जी, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जी जी दिख रहा है, ओके। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल। टोटल कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, ठीक है। अब दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन जी जी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। इसमें कितने पॉइंट्स है, 1 है, टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, किसके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। तो ई बाई एफ कितना हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो बस इसको इसमें से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 4 बाई 3 बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में आंसर आया 1 बाई 2 और सेकेंड केस में आंसर आया 1 बाई 3। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 ये कहते हैं कि व्हेन अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड,
किसी ने एक ब्लैक डाइस और एक रेड डाइस को एक साथ रोल कर दिया है, तो पहले डाइस में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस जो कि रेड है उसमें भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो अगर टोटल पॉसिबिलिटीज यानी सैम्पल स्पेस की बात की जाए तो 1 1, पहले में भी 1 आ रहा है, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, ऐसे करके 6 तक हो सकता है। तो सैम्पल स्पेस में कितने मेंबर्स, कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, 36 पॉसिबिलिटीज होंगी, ये सबको पता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 36 हो जाएंगी अगर आपने 2 डाइज, एक ब्लैक और एक रेड को इकट्ठा रोल किया है तो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 2 इवेंट दी हुई है। एक इवेंट है ई, क्या है पहली, सम ग्रेटर देन 9। ई एक इवेंट है कि जो सम है दोनों डाइस में उसका सम 9 से ज़्यादा आना चाहिए, 9 से ज़्यादा आना चाहिए। और दूसरी इवेंट एफ है, वो क्या कहती है कि ब्लैक डाइस में 5 आना चाहिए। ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5, ब्लैक डाइस यानी कि जो पहले वाला है उसमें 5 आए और सम क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 9। तो इन्हें कहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए, ई बाई एफ निकालिए, यानी कि ये बाद में होगा, सम ग्रेटर देन 9 होगा, ये निकालना है जबकि ब्लैक डाइस में ऑलरेडी 5 आ रहा होगा। ई बाई एफ का क्या मतलब है, एफ पहले हो चुका है, यानी कि ब्लैक डाइस में अगर 5 आ रहा है तो ऐसा कितनी बार हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो सम है वो ग्रेटर देन 9 आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई इवेंट को बना लेते हैं। ई इवेंट जो है, तो सबसे पहले हम लोग ई इवेंट में लिखते हैं, ई इवेंट में सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 कब हो सकता है कि 9 से ज़्यादा 10 आ जाए सम। तो 10 सम तब आ सकता है कि पहले डाइज में 5 आए, दूसरे डाइज में भी 5 आए, 5 और 6 आ सकता है, या फिर 6 और 5 हो सकता है, या फिर 6 और 6 हो सकता है। मतलब कि देखिए 9 से ज़्यादा यानी कि सम 10 हो सकता है और 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो 5 5 5 6 6 5 और 6 6, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो एन ई के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 36। तो अगर कोई बोले कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालिए ई की, तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम 4 बाई टोटल कितना है 36, ये हो जाएगा 1/9। तो ई की प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारी 1/9। यहां तक क्लियर है। अब एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एफ क्या है, एफ क्या है, ब्लैक डाई रिजल्ट 5। ब्लैक डाइज में यानी कि जो पहले वाला डाइज, देखिए पहले ब्लैक है और उसके बाद रेड डाइज, दोनों डाइज को अपने रोल किया है। तो ब्लैक डाइज में 5 आए, तो ब्लैक डाइज में 5 क्या कितने तरीके से आ सकता है, 5 पहले में 5 आना चाहिए, रेड में कुछ भी आए, 1 आए, 5 2, मतलब पहले ब्लैक वाले में 5 आ रहा है और जो रेड वाला उसमें 2 आ रहा है। ऐसे करते करते कहाँ तक हो सकता है, 5 6 तक हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, 6 पॉसिबिलिटीज है। कोई पूछे कि एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर एफ इज 6 बाई टोटल कितना है 36, यानी कि 1/6। ठीक है, अच्छा तो पी एफ भी हो गया। अच्छा अब मुझे बताइए कि ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या है, व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन मतलब कि 5 सम 9 से बड़ा भी आना चाहिए और रेड वाले में 5, ब्लैक वाले में 5 भी आना चाहिए। तो ऐसा तो 1 2 ये 2 बार हो रहा है। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन है, 5 5, मतलब कि इनका सम भी 9 से बड़ा है और पहले वाले डाइज में 5 भी आ रहा है। तो 5 6, यानी कि देखिए पहला वाला डाइज यानी कि ब्लैक डाइज में 5 आ जाए, यानी कि फर्स्ट प्लेस में आपको 5 दिखना चाहिए और दोनों का सम 9 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे 2 ही कैंडिडेट्स हैं जिसमें कि पहले नंबर पे 5 आ रहा है और दोनों का सम जो है वो 9 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये इनका इंटरसेक्शन हो गया, यानी कि दोनों इवेंट एक साथ इतनी बार हो रही हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों में कितने 1 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई 36 है, तो 1/18 आ जाएगा, 1/18 हो जाएगा। अब तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ई बाई एफ की। यू हैव टू फाइंड ई बाई एफ। वो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जैसे कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हो। तो ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/18 है और एफ की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी थी, एफ की प्रोबेबिलिटी
एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, 1/6 यानी कि 6/18 यानी कि 1/3। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकेंड पार्ट ट्राई करिए इसका। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस पूरी एक्सरसाइज के। तो चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई इंस्ट्रक्टर है जिसके पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि क्वेश्चंस है पेपर बनाने के लिए, एमसीक्यू टाइप के हैं और ट्रू फॉल्स टाइप के हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो इजी है और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है। तो इस गिवन डेटा के हिसाब से उनके पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो है वो 300 क्वेश्चंस इजी है और 200 जो है वो डिफिकल्ट है, यानी कि टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं, 500 है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है 500 इजी है और जो है 400 डिफिकल्ट है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं, 5 + 4 यानी कि 900। अगर कोई पूछे इजी क्वेश्चंस कितने हैं तो 3 + 5 800 इजी क्वेश्चंस हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है, 4 + 2 यानी कि 600 इजी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो जो उसके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कुछ इस टाइप का है। दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और कुछ इजी है कुछ डिफिकल्ट। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। अभी कहता है कि उस क्वेश्चन बैंक से इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, किसी ने एक क्वेश्चन चुना उस क्वेश्चन बैंक से, what is the probability that, क्या probability है कि that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। तो हमें probability निकालनी है कि easy question की, लेकिन क्या पहले से given है कि वो एक MCQ है। तो तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इजी क्वेश्चन की, जबकि पहले से क्या गिवन है कि वो एक MCQ है, इट इज़ एन MCQ क्वेश्चन। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे कि इनको नाम दे देंगे ABCD करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, तुम्हें ना जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे तुम क्या कर सकते हो, EF भी मान सकते हैं, ABCD भी मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो A इज इक्वल टू द क्वेश्चन इज ईजी, द क्वेश्चन इज ईजी। B इज इक्वल टू द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ठीक है। E ले लेते हैं, द क्वेश्चन इज MCQ, क्वेश्चन इज MCQ। एंड F मान लेते हैं, क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो ये हमने नाम दे दिया, नाम आप बदल भी सकते हो, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो अब इसने कहा है कि टोटल, देखिए निकालना क्या है आपको बेसिकली निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ MCQ क्वेश्चन। तो बेसिकली तुम्हें निकालना है इजी क्वेश्चन यानी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी। पहले क्या चीज हो चुका है, MCQ यानी कि E, तुम्हें A/E निकालना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक। तो अब उसके लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है भाई, तुम्हें पहले तो दोनों इवेंट अलग अलग से निकालनी पड़ेगी। तो चलिए ए की बात करते हैं। ए इजी क्वेश्चन, तो हाउ मेनी इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर एक क्वेश्चन उठाया गया है तो उसके इजी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन है 800 नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो पहले तो तुम ये लिख लो कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो होंगे कितने क्वेश्चन है, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, 8 + 6 जो है वो 1400 क्वेश्चंस टोटल हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ ए तुम्हें माना है कि इजी क्वेश्चन है, तो इजी की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चन 800 है और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 1400 है। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 से कैंसिल कर दिए, तो ये आ जाएगा आपका 4/7। 4/7 इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। लेकिन तुम्हें इजी क्वेश्चन नहीं, तुम्हें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है। तो उसके लिए अब तुम्हें ई की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन MCQ होगा, तो अब MCQ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अगर यहाँ फिट करें तो MCQ कितने हैं, कितने MCQ क्वेश्चंस हैं, 900 है, अपॉन टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 1400 है, 9/14, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि जिसकी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए है उनका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है, A इंटरसेक्शन E। ऐसे कितने MCQs हैं जो कि इजी है, जो इजी भी हो जो MCQ भी हो, ऐसे कितने हैं। तो देखिए MCQ इजी वाले कितने हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 500 है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई मतलब कितने नंबर ऑफ इजी एमसीक्यू जो है वो टोटल 500 है, और टोटल कितने हैं वो तो तुम्हें पता है 1400, तो 5/14 आफ्टर कैंसिलेशन 5/14। अब तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ए बाई ई इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन ई बाई पी ई, यही होता है ना फॉर्मूला। अब ए इंटरसेक्शन ई तुमने निकाला है 5/14, 5/14, और ई की प्रोबेबिलिटी भी तुम निकाल चुके हो 9/14, 14 से 14 कैंसिल, कितना जाएगा 5/9। तो 5/9 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसकी? ए की। यानी कि अगर एट रैंडम एक क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से उठा लिया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक इजी क्वेश्चन होगा, जबकि वो पहले से दिया है कि वो एक एमसीक्यू है। यानी कि सीधे सीधे तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसकी? इजी क्वेश्चन की, जो कि आपका आंसर आ गया है 5/9। आई होप समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। किसी ने एक डाइस को रोल किया है, थ्रो किया है। अगर 3 का मल्टीपल कोई आ जाता है, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो उस डाइस को फिर से थ्रो करेंगे। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो कॉइन को टॉस करेंगे। अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि भाई अगर किसी डाइस को रोल किया है तो या तो 3 का मल्टीपल आ सकता है या फिर कोई अदर नंबर आ सकता है। अगर 3 का मल्टीपल आ गया है तो कॉइन को तो डाइस को फिर से थ्रो करना है, लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो फिर एक कॉइन को टॉस करना है। अब आगे कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन जो है वो टेल शो करे, गिवन दैट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तभी निकालते हैं जब कुछ ना कुछ दिया होता है। तो इन्होंने दिया है गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। ठीक है, तो चलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो 3 का मल्टीपल आता है, ठीक है, 3 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। और अब जब 3 का मल्टीपल नहीं आए तो कुछ और नंबर आएगा, तो अदर नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये लोग 3 के मल्टीपल नहीं है। अब ये कहते हैं कि अगर 3 का मल्टीपल आया है तो फिर उस डाइस को फिर से रोल करना है, डाइस को फिर से रोल करना है। तो डाइस को फिर से रोल किए होंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया होगा तो फिर वो लोग कॉइन को टॉस किए होंगे। अब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जो अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ के एक सैंपल स्पेस बनाएं तो जो सैंपल स्पेस बन के तैयार होगा वो कुछ ऐसा होगा। सैंपल स्पेस कुछ ऐसा होगा कि 3 के साथ फिर से डाइस को रोल किए होंगे तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये तब होगा जब 3 आएगा तो। लेकिन अगर 3 नहीं आए, 6 आए, तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अच्छा, अब अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया, ये सब आया, 1 आया, तो 1 आया तो कॉइन टॉस किया गया होगा, तो 1 के साथ हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल आ सकता है। लेकिन अगर 2 आया होगा तो 2 के बाद भी कॉइन को टॉस करेंगे, तो 2H एंड 2T। फिर 4 आया होगा अगर तो 4T, 4H। 5 आया होगा तो 5H एंड 5T। तो ये देखिए सारी संभावनाएं हमने, जो ऑल पॉसिबिलिटीज का जो सैंपल स्पेस है वो हमने लिख लिया है। ओके, इतना समझ आ गया। अब ये कहते हैं कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कॉइन शोज द टेल। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 इवेंट्स की बात हो रही है। फर्स्ट इवेंट ई मान लिया कि कॉइन शोज टेल, कॉइन में टेल आ रहा है, और एफ दूसरी इवेंट है कि एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो ये 2 इवेंट्स हैं, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, यानी तुम्हें PE/F निकालना है। तो ई के लिए ई इवेंट में कौन कौन आएगा? कॉइन को टेल आ रहा है, तो इसमें से आप ढूंढो कि टेल कहाँ कहाँ है। कॉइन टेल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे देखिए 1T, 2T, फिर 4T,
फिर 5t। टेल जो है यहाँ ऐसे सिचुएशन में आ सकता है, इतनी बार आ रहा है। फिर हम f का बनाएंगे। f इवेंट में कौन कौन आ रहा है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, 3 कम से कम एक बार आ जाए। तो जहां जहां 3 दिख रहा है सब बना लो। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, सब में एक बार तो 3 है ही। फिर दूसरी बार भी 3 चलेगा, लाइक 6 3 भी चलेगा, है ना, 6 3 भी चलेगा। तो 6 3 भी बना लेते हैं। तो ये वो इवेंट, ये वो मतलब इवेंट है, ये वो पॉइंट्स है जिसमें कि कम से कम एक बार 3 आ रहा है। तो ई और एफ हमने बना लिया। अब इनके ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में हम देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन एक नल सेट है। ठीक है, अब ये एक नल सेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वुड बी 0 हो जाएगी। अब तुम्हें अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते आता है, यू नो दैट कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब एफ की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहें अगर, तो एफ की प्रोबेबिलिटी इसमें 7 है और टोटल 20 है, 7/20। लेकिन तुम नहीं भी निकालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है न्यूमरेटर जो है वो 0 हो चुका है, तो 0 इसको कर देगा 0, and hence the final answer is PE by F is 0। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E जबकि F हो चुका है वो 0 हो जाएगी। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है।